Hello friends and welcome to our channel Education with Fun, and today we are going to start with the chapter number 2, that is chemical bonding. ये चैप्टर बिल्कुल इजी है, आप जल्दी समझ जाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले केमिकल बॉन्ड क्या होता है देख लेते हैं। A chemical bond is defined as a force of attraction which holds the constituent atoms together in a molecule. ओके, तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो एटम्स को टुगेदर ऐसे होल्ड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। ओके, फिर कॉज क्या होता है केमिकल कॉम्बिनेशन के? क्यों दो एटम्स कंबाइन करते हैं, उसका कॉज क्या है देख लो। Cause of chemical combination is tendency of elements to acquire 8 electrons in its outermost shell, like that of noble gases other than helium, law of octet. So the atoms combine to achieve the nearest noble gas configuration of 8 electrons or 2 electrons in the outermost orbit and become stable. Okay, तो दो एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं? क्योंकि अपने आप को स्टेबल करने के लिए, either to have 8 electrons in the outermost shell or 2 electrons in the outermost shell. To have 8 electrons in the outermost shell is known as law of octet, and to have 2 electrons in the outermost shell is known as law of duplet. ओके, तो दो एटम कंबाइन करते हैं क्यों? टू बिकम स्टेबल। ओके, बिकॉज दे आर अनस्टेबल, सो दे कंबाइन विद अदर एटम टू बिकम स्टेबल। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फिर जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है एक एटम की, वो हमारे क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Okay, with the exception of noble gas, atoms of all elements have 1 to 7 valence electron. Thus, they have incomplete valence shells and have a tendency to acquire noble gas configuration. How can they achieve that? Number 1, by donating one or more electrons to another atom. Number 2, by gaining one or more electrons from another atom. Number 3, by sharing one or more electrons with another atom. Okay, तो तीन तरीके से एक एटम स्टेबल बन सकता है। कैसे? एक या दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, या एक या दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके दूसरे एटम से, या एक या दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके दूसरे एटम के साथ। ठीक है, फिर फॉर्मेशन ऑफ आयंस, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। हाउ एन आयन इज फॉर्म्ड? एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। एग्जांपल H+, Na+, NH4+, Cl-, OH-, O2-। ओके, तो एन आयन क्या है? आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम। ओके, वो कैसे फॉर्म होता है? आयंस आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 2, an ion contains different number of electrons and protons. Number 3, the outermost shell of an ion has a complete octet. Number 3, फिर नंबर 4, an ion carrying positive charge called a cation and ion carrying negative charge called anion। ठीक है, तो आयन कैसे फॉर्म होता है? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या तो गेन करता है तो आयन फॉर्म होता है। ठीक है, फिर आयन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों डिफरेंट नंबर्स होते हैं। ठीक है, फिर आयन का हमेशा आउटरमोस्ट शेल क्या रहेगा? ऑक्टेट में रहेगा। ठीक है, फिर एक आयन जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। फिर आयन जो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर एटम्स, कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। ओके, सो जब एक एटम एक या दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा? कैटायन बनेगा। कैटायन क्या है? हमारा पॉजिटिव आयन है। ठीक है, फिर since the cation is formed by the removal of electrons from an atom, therefore a cation contains less electrons than normal atom. Number 2, the number of protons present in the nucleus of a cation is greater than the number of electrons present in the energy cells. Now, for a cation is always smaller in size than the atom from which it is formed. This due to number 1, decrease in the number of shells. Number 4, increase in the effective nuclear charge. Okay. Now, for the ions of all the metal elements are cations. Only the hydrogen ion H+ and the ammonium ion H4+ are from non-metals. ठीक है, तो कैटायन हमारे से क्या होगा? हमारा जो पेरेंट एटम होगा उससे छोटा होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो शेल होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है और उसका न्यूक्लियर चार्ज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन के एक शेल के जाने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमेशा हमारा कैटायन का साइज छोटा होगा और उसके पेरेंट एटम जिससे वो बना है। ठीक है, फिर आयंस हमेशा मेटल एलिमेंट से बनते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे H+, hydrogen ion and ammonium ion, that is NH4+, are from non-metals. The formation of anion. Anion is formed by the gain of one of electrons by an atom. Okay, anion का फॉर्म होता है जब एक एटम एक या दो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है दूसरा एटम। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन anion is less than the number of electrons present in energy cells. फिर नंबर 2, an anion has large size than the atom from which it is formed. This is due to the decrease in effective nuclear charge. Okay, फिर anion क्या होता है? हमेशा अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, एक इलेक्ट्रॉन के गेन होने से उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। फिर वाई डू एलिमेंट्स फॉर्म आयंस? द चीफ क्वेश्चन। ओके, एलिमेंट आयन क्यों बनता है? टू एक्वायर स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी, एलिमेंट्स लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म आयंस सो दैट दे एक्वायर स्टेबल कॉन्फिगरेशन, दैट इज ड्यूप्लेट और ऑक्टेट। ओके, तो एक स्टेट एक्वायर करने के लिए जहाँ पे मिनिमम एनर्जी बिल्कुल हो उस एटम में, उसके लिए वो एटम हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करता है ताकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर सके।
ठीक है। फिर कुछ पॉइंट्स दिए, रिमेंबर तो देख लो। देयर इज नो चेंज इन एटॉमिक नंबर ड्यूरिंग आयन फॉर्मेशन। नंबर 2, द एटम एंड इट्स आयन डिफर इन साइज। नंबर 3, द एटम एंड आयन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके, तो हमारा क्या सीखा कि जब एक आयन फॉर्म होगा तो इसका एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहेगा, और एटम और आयन हमेशा साइज में डिफर करेंगे, और एटम आयन का प्रॉपर्टीज हमेशा डिफरेंट रहेगा। फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स विच हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर वैलेंस शेल एंड फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज आयन्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। फिर मेटल एलिमेंट्स आर मेटल एटम्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। हाइड्रोजन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ओके, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या है? वो एलिमेंट जिनका टेंडेंसी क्या होता है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने का, ताकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ सके। उस एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलेंगे। हर मेटल एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि हाइड्रोजन जो नॉन मेटल है बट वो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उसको हम बोलते हैं। ठीक है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या है? द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। एग्जांपल ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एक्सेट्रा। एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑल नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? जो एलिमेंट जिनका टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, टू एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलेंगे। ऑल नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सेप्ट हाइड्रोजन। फिर डिफरेंस क्या है एटम्स और आयंस में देख लेते हैं। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू द प्रेजेंस ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम होते हैं। आयन क्या होता है? आयंस आर चार्ज पार्टिकल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सॉरी, तो आयन क्या है? वो चार्ज पार्टिकल है। तो क्यों चार्ज पार्टिकल? क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिफर करते हैं, सेम नहीं रहते कभी। फिर एटम, द आउटरमोस्ट शेल मे और मे नॉट हैव अ कंप्लीट ड्यूप्लेट ऑक्टेट। ओके, तो एटम में आउटरमोस्ट शेल में कंप्लीट ड्यूप्लेट ऑक्टेट होना जरूरी नहीं है, वो नहीं भी होगा तो वो एटम रहता है। बट आयन में हमेशा द आउटरमोस्ट शेल हैज अ कंप्लीट ड्यूप्लेट ऑक्टेट। ओके, देन एटम्स मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो एटम कहीं फ्री एग्जिस्टेंस में नहीं रह सकता, बट आयन से कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस इन सॉल्यूशन। आयंस फ्री एग्जिस्टेंस में रह सकता है जब वो किसी सॉल्यूशन में, यानी कोई वाटर के अंदर हो या कोई भी कुछ तरीके का सॉल्यूशन में हो, तो वो फ्री एग्जिस्टेंस में रह सकता है। फिर एटम्स एंड आयंस एंड डिफरेंट साइज। ओके, तो एटम्स और साइज में भी डिफर करते हैं। फिर एटम्स एंड डिफरेंट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटम्स एंड डिफरेंट द केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो एटम और आयन दोनों फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों में डिफर करते हैं। फिर कुछ कंपेरिजन दिया सोडियम एटम और सोडियम आयन का, देख लेते हैं। सोडियम एटम कलर silvery white, sodium ion it is colorless. With sodium atom it is neutral, sodium ion it is positively charged. Okay, sodium atom 11 electrons 11 protons, sodium ion it is 10 electrons and 11 protons. Sodium atom it is incomplete outermost shell, sodium ion it is complete outermost shell. Sodium atom reacts readily with water to form NaOH and oxygen of the air to form Na2O. Sodium ion is inert and does not react with air or water. Sodium atom it is poisonous, sodium ion it is non poisonous. Okay, तो ये आप लर्न कर लीजिएगा, इजी है। ठीक है, नेक्स्ट इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन क्लोरीन एटम एंड क्लोरीन आयन। क्लोरीन एटम कलर इज येलो इज ग्रीन गैस। ओके, फिर क्लोरीन आयन इज कलरलेस। फिर क्लोरीन एटम ऑर्डर इज सफोकेटिंग ऑर्डर, क्लोरीन आयन ऑर्डर इज ऑर्डरलेस। क्लोरीन एटम वैलेंस शेल इज इनकम्प्लीट outermost shell, क्लोरीन आयन इज कंप्लीट outermost shell. फिर electrical state, chlorine atom is neutral due to the presence of same number of electrons and protons. Chlorine ion it is negatively charged due to more number of negatively charged electrons as compared to positively charged protons. फिर chlorine atom it is poisonous, chlorine ion it is non poisonous, chlorine atom it is very reactive, chlorine ion is non reactive. ओके, तो ये भी आप लर्न कर सकते हो, इजी है। फिर नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है कैटायन और एनायंस में। कैटायन क्या है? अ कैटायन इज फाउंड बाय द लॉस ऑफ वन नंबर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। ठीक है, तो जब एटम कुछ इलेक्ट्रॉन, एक या दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो क्या बनेगा? कैटायन बनेगा, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। फिर एनायन इज फाउंड बाय द व्हेन एन एटम गेन्स वन नंबर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनायन कब बनेगा? जब एक एटम एक या दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा टू फॉर्म अ नेगेटिवली चार्ज एनायन। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको देख लीजिए, ये पॉइंट आपके लिए जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आओ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज कैटायन इज सेम एज इट पैरेंट एटम। ओके, तो एटॉमिक नंबर सेम रहेगा कैटायन का पैरेंट एटम से। फिर एनायन एटॉमिक नंबर डज नॉट चेंज व्हेन एनायन इज फाउंड में न्यूट्रल एटम। ओके, तो एनायन का भी एटॉमिक नंबर सेम रहेगा एज कंपेयर टू द पैरेंट एटम। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कैटायन का प्रोटॉन सेम रहेगा, एनायन का भी प्रोटॉन सेम रहेगा एज compared to the parent atom. फिर size, cation is smaller in size than the neutral atom. Okay, and anion is larger in size than the neutral atom. फिर electrical properties, a cation carries one or more positive charge, फिर anion carries one or more negative charge. Chemical properties, a cation exhibits different chemical properties than the parent atom. फिर anion shows different properties than the parent atom. Okay, फिर types of bonds में आ जाओ। कितना टाइप का बॉन्ड होता है हमारा? दो टाइप का बॉन्ड होता है। पहला, बाय ट्रांसफरिंग एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर।
द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके ओके, एक बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, मतलब एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, वो उस टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। फिर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू और मोर एटम्स, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू और मोर एटम्स कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, फिर जब वो बॉन्ड जिसमें दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हो उसको क्या बोलेंगे हम, कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी प्रपोज्ड बाय जी एन लुइस 1916, द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटलिक एलिमेंट टू द आउटर इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ अ नॉन मेटलिक एलिमेंट विद ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। The electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions which holds them together is called ionic or electrovalent bond. Okay, for the chemical compounds formed as a result of electron transfer from one atom of an element to another are called ionic or electrovalent compounds. For number 5, the number of electrons which an element loses or gains during the formation of an ionic bond is called as electrovalency. Okay, तो हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या बताता है कि जब एक एलिमेंट से एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, फिर दोनों ऑपोजिटली चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, जिसके कारण दोनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, जो कि जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वजह से दोनों बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डेड रहेंगे, दोनों एटम्स। ठीक है, फिर जो कंपाउंड फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बोलेंगे, क्योंकि वो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, फिर जितना भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमारा इन्वॉल्व होगा उस आयनिक बॉन्ड में, वो हमारा इलेक्ट्रोवैलेंसी उसको बोला जाएगा। ठीक है, तो ये दो तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कीजिएगा। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स का डेफिनेशन, इलेक्ट्रोवैलेंसी का डेफिनेशन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच एन एलिमेंट लूजेस और गेन्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। ओके, ये दोनों डेफिनेशन आपको लर्न करना पड़ेगा, ये पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, फिर कंडीशन क्या है आयनिक बॉन्ड के। नंबर 1, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स। ओके, दोनों एटम के में लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। फिर लो आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर वन ऑफ द एटम। ओके, तो जो एक दोनों में से एक एटम का आयनाइजेशन पोटेंशियल बिल्कुल लो होना चाहिए ताकि वो इजीली एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सके, और दूसरा का हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए ताकि वो इजीली एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके। फिर हाई लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या है, लैटिस एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज व्हेन ऑपोजिटली चार्ज आयंस गेट पैक टू फॉर्म 1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड। ग्रेटर द अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयंस, मोर विल बी द एनर्जी रिलीज एंड हेंस स्टेबलर द मॉलिक्यूलर विल बी। स्मॉलर द साइज एंड ग्रेटर द चार्ज ऑन आयंस, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। आयनिक बॉन्ड्स आर जनरली फाउंड बिटवीन मेटलिक एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2। ओके, तो लैटिस एनर्जी क्या है, जब ऑपोजिटली चार्ज आयंस एक पैक होके एक मॉलिक्यूल बनेंगे तो उससे जो एनर्जी रिलीज होता है वो होता है हमारा लैटिस एनर्जी। ओके, तो लैटिस एनर्जी भी हाई होना चाहिए आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए। फिर एग्जांपल क्या आयनिक बॉन्ड का, ये सब आप तो किए होंगे क्लास 9 में अपना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, वही है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको करवा देता हूँ कुछ एग्जाम्पल पहले देख लो। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम सोडियम एंड क्लोरीन, formation of magnesium chloride from magnesium and chlorine, formation of calcium oxide from calcium and oxygen. These are the examples of our electrovalent compounds. Okay, आपको यहाँ पे सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म हुआ मैं करके दिखा दे रहा हूँ, आपने किया होगा क्लास 9 में भी। इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर दोनों देख लो। प्लस सोडियम का एटम का पता ही है 11 होता है, Na लिखो 281। ओके, उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो -1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बना, Na प्लस बना, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या हुआ 28। ओके, फिर हमारा सेकंड क्या है क्लोरीन Cl, इसका एटम नंबर क्या 17 है तो 287। इसने क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो प्लस इलेक्ट्रॉन लिखो, तो ये क्या बना Cl माइनस बना, तो इसका हो गया 288। अब इसका हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और उसको हम लुईस स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। ओके, उसको करेंगे, क्या बनाना हमको सोडियम क्लोराइड बनाना। ओके, तो Na दैट इज़ 281, सो 1 इलेक्ट्रॉन प्लस क्लोरीन 287, so 1 2 3 4 5 6 7, so it will give our Na plus and Cl माइनस। यहाँ से आपको एरो से रिप्रेजेंट करना है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है। ओके, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और Na
Cl. So this is the electron structure, electron dot structure or Lewis structure. Then your orbital structure, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी देख लो. Na का 281 है तो प्लस, बीच में आपका न्यूक्लियस पॉजिटिव रहता है. फिर 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हुआ. फिर यहाँ पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये हो गया आपका Na 281. ओके, 281 प्लस क्लोरीन का न्यूक्लियस पॉजिटिव. फिर इसका 2 इलेक्ट्रॉन पहले 2, फिर आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8. फिर यहाँ पर आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7. क्लोरीन 287, तो यहाँ से आप एरो से रिप्रेजेंट कर दो. ओके, उसके बाद इधर ले लो आप ब्रैकेट में पॉजिटिव, इधर 2 और इधर 8. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये वाला हो गया आपका पॉजिटिव, और ये हो गया Na28. ओके, देन यू कैन मेक क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 8. देन एक और बार 8 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नेगेटिव. ये हो गया Cl288. ओके, तो ये हो गया आपका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर. ये दोनों इंपॉर्टेंट क्लास में नहीं पढ़े हो, 10 में आपको जरूरत पड़ेगा, एग्जाम पूछा जाता है. ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रॉन डॉट हो गया, ये हो गया ऑर्बिटल स्ट्रक्चर. तो ये आपका बन गया सोडियम क्लोराइड, ऐसे आप रिप्रेजेंट करोगे. ठीक है, तो ऐसे ही और 2 एग्जाम्पल्स आपको दिए, एक मैग्नीशियम क्लोराइड का और एक कैल्शियम क्लोराइड का. तो ये दोनों आप देख लीजिएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है. A chemical reaction in which a compound or radical loses electrons, that is in which the positive valence is increased, is known as oxidation reaction. On the other hand, a chemical reaction in which an element gains an electron or has a decrease in positive valence is called as reduction reaction. Okay, तो सिंपली आपको याद क्या रखना है, केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज होगा वो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और फिर केमिकल रिएक्शन जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन गेन होगा वो आपका रिडक्शन रिएक्शन. ओके, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज वन विच ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस बाय गेनिंग वन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, मींस इट कैन गेन वन मोर इलेक्ट्रॉन्स. फिर रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट इज वन विच रिड्यूसेस अनदर सब्सटेंस बाय डोनेटिंग वन मोर इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो दिस रिड्यूसिंग एजेंट्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, मींस it can reduce another substance by donating one more electrons. Okay, फिर oxidation reduction reaction is redox reaction. An oxidation reduction reaction or redox reaction is a reaction in which both oxidation and reduction occurs hand in hand. In fact, there has to be gaining element of electron when an element donates electron. Oxidation reduction always occurs side by side because the electrons lost by the reducing agent must be gained by the oxidizing agent. Okay, तो redox reaction क्या है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करे, वो है हमारा redox reaction. ओके, तो ये कहाँ पे देखा जाता है. In the formation of an ionic or electrovalent bond, the transfer of electrons is involved. The electropositive atom loses electrons and thus undergoes oxidation, while the electronegative atom gains electron and thus undergoes reduction. Hence, formation of an ionic bond is a redox reaction. Okay, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा कि जो भी आपका कोई भी इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो वो क्या कौन सा रिएक्शन से गुजरता है, रिडॉक्स रिएक्शन से गुजरता है. क्योंकि जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो ऑक्सीडेशन होगा, उसमें वो अंडरगो ऑक्सीडेशन से अंडरगो करेगा. और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो उसमें क्या होगा, वो रिडक्शन उसमें होगा. ठीक है, तो वो एक रिडॉक्स रिएक्शन बन जाएगा. फिर प्रॉपर्टीज़ का इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के चलिए देखते हैं. State of existence usually crystalline solids are composed of oppositely charged ions held together by strong electric force by attraction. ओके, तो हमारा इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स में से क्या होता है, सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि वो हमेशा ऑपोजिटली चार्ज होते हैं तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे होते हैं. ओके, फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रीजन क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयंस, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू पुल द आयंस इन द क्रिस्टल लैटिस अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, हैंस अ वेरी हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू मेल्ट एन आयनिक सॉलिड. ओके, तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई होता है. क्यों, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स से बंधे हुए हैं, तो ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए हमको उनको ब्रेक करने के लिए. ओके, फिर वॉलेटिलिटी क्या होता है, और किसी का ब्रेकिंग पॉइंट या इजीली ब्रेकेबल जो होता है तो वो नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स दे आर नॉन वोलेटाइल. डेंसिटी, आयनिक कंपाउंड्स ऑफ हाई डेंसिटी रीजन क्या है, ऑपोजिटली चार्ज आयंस इन द आयनिक कंपाउंड्स आर क्लोजली पैक्ड, देयरफॉर फॉर अ गिवन मास आयनिक सॉलिड्स
आयनिक सॉलिड्स हैव स्मॉलर वॉल्यूम एंड दस हाई डेंसिटी। ओके, तो उनका डेंसिटी क्या होता है, हमेशा हाई होता है। क्यों? क्योंकि वो अपोजिटली चार्ज है, तो दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड। फिर सॉल्युबिलिटी, जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ओके, सो ionic compounds are soluble in water but they are insoluble in organic solvents. Reason: oxygen atom in water has small negative charge while hydrogen atoms have small positive charge. The negatively and positively charged ions of water molecules attract oppositely charged ions of the solid and dissolve it. Okay, फिर conduction of heat, they are good conductors of heat. फिर conduction of electricity, bad conductors in solid state and good conductors in molten state or in solution in polar solvents. Reason: for conducting electricity free ions is essential. Okay, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री आयंस चाहिए जो कि सॉलिड स्टेट में नहीं है, इसलिए सॉलिड स्टेट में वो बैड कंडक्टर है, बट मोल्टन स्टेट में दे आर गुड कंडक्टर्स एंड इन सॉल्यूशन आल्सो दे आर गुड कंडक्टर्स। ओके, फिर डिसोसिएशन, आयनिक सॉलिड्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस ऑन एडिंग एन आयनिक सॉलिड इनटू वाटर, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस गेट सेपरेटेड, सेपरेशन ऑफ आयंस ऑन डिसॉल्विंग एन आयनिक सॉलिड इज कॉल्ड इन वाटर इज कॉल्ड डिसोसिएशन। ओके, सो separating and compound by dissolving in water, dissolving that compound in water is known as dissociation. Okay, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन द मॉल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन बाय पासिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, फिर इलेक्ट्रोलिसिस हम किसको बोलते हैं? दैट द डिकम्पोजिशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन मॉल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, जब हम एक आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ताकि उसका मॉल्टन स्टेट में कर सके, उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ओके, फिर आयनिक रिएक्शन, इन सॉल्यूशन आयनिक कंपाउंड्स अंडरगो आयनिक रिएक्शन व्हिच आर वेरी फास्ट। रीजन: इन आयन सॉल्यूशन आयनिक कंपाउंड्स अंडरगो डिसोसिएशन टू गिव फ्री आयंस व्हिच रैपिडली रीग्रुप टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। ओके, फिर स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, सिमिलरली चार्ज्ड आयंस repel each other and oppositely charged ions attract each other. Since the electrostatic force of attraction between the oppositely charged is much higher, ionic compounds are stable. Okay, so जैसे आपका ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को और सिमिलर चार्ज रिपेल करता है, उसी तो इसलिए हमेशा हमारा आयनिक कंपाउंड क्या है? स्टेबल है, क्योंकि दे आर ऑफ ऑपोजिट चार्ज, दे आर ऑपोजिटली चार्ज। ओके, then covalent bond sharing electrons, sometimes atoms prefer to form covalent bonds by sharing electrons with other atoms. For this way both atoms feel that they have a fully filled outer shell and that makes them happy. For each covalent bond provides one extra shared electron for each atom. फिर each atom involved has to make enough covalent bonds to fill up its outermost shell. Okay, तो कभी कभी दो एटम्स कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं जिसमें वो एक दूसरे के साथ एटम को शेयर करते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या है देखते हैं। A covalent bond is formed by the mutual sharing of one or more electrons between two non-metallic elements, each atom contributing one electron to the electron pair. Okay, तो एक कोवलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होता है? जब दोनों एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। कोवलेंट बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच अराइजेस ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स। ओके, सो कोवलेंट बॉन्ड क्या है? वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो अराइज होता है बाय the mutual sharing of electrons. For the number of covalent bonds depend upon the number of shared pair of electrons. Okay, तो हमारा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे हमारा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड डिपेंड करता है। ओके, जितना तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ होगा उतना तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हमारा फॉर्म हुआ होगा। ओके, फिर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, एग्जांपल H2। ओके, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होता है? जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है दो एटम के बीच में, एग्जांपल हो गया H2। फिर डबल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, एग्जांपल इज आर O2। ओके, तो डबल कोवलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होगा? जब दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा दो एटम्स में, एग्जांपल हो गया O2। फिर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, एग्जांपल इज N2। फिर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होगा? जब तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होगा दो एटम्स, एग्जांपल हो गया हमारा N2। फिर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय एन एटम फॉर शेयरिंग to form a covalent bond is called covalency. Okay, फिर covalency of an atom is the number of electrons shared by it with other atoms. Okay, तो covalency क्या है? कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम ने शेयर किया दूसरे एटम के साथ, वो हमारा कोवेलेंसी है। ठीक है, फिर कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होता है? कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड आर नोन एज कोवेलेंट कंपाउंड्स। विद कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप मॉलिक्यूल्स, सो दे आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। ओके, कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या है? जो कंपाउंड्स जिन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है वो कंपाउंड्स हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड ही बोलते हैं। ठीक है, फिर नो आयंस आर फॉर्म ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बट एक्चुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। ओके, सो कोवेलेंट बॉन्ड में कभी आयंस फॉर्म नहीं होंगे बल्कि एक्चुअल मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। फिर कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, कंडीशन क्या है? स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस स्मॉल होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर नॉन मेटलिक कैरेक्टर ऑफ कंबाइनिंग एटम जनरली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो दोनों एटम्स हमारे नॉन मेटलिक होने चाहिए
ठीक है। और फिर बोथ द एटम शुड हैव हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड बोथ द एटम शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, फिर दोनों एटम हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाई होना चाहिए, सो दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन हार्डली एंड गेन इलेक्ट्रॉन हार्डली। ओके, फिर एग्जांपल्स क्या है कोवेलेंट बॉन्ड के, H2 ले लो, आपका Cl2 ले लो, O2 ले लो, N2 ले लो, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड्स है। और मॉलिक्यूल्स लेना चाहोगे तो H2O, NH3, CH4, CCl4 ये सब है। तो इसका भी आपका इलेक्ट्रॉन डॉट और आपका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में एक एक करके दिखाता हूँ। पहले तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड का एक एग्जांपल ले लो, चलो N2 करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपके लिए मैं कर लूँगा CH4 मीथेन का मॉलिक्यूल बना के दिखा दूँगा, ठीक है। तो चलिए करके दिखाता हूँ। पहले आपका N2 दैट इज़ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आपका बना के दिखाता हूँ। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दैट इज़ आर N2। सो पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर N2 का नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है हमारा 7 है, तो 2,5। सो 1 2 3 4 5 प्लस एक और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल 2,5 1 2 3 4 5। सो इट विल फॉर्म N 1 2 3 4 5 6, एक और N, इसका 7 8, इसका 7 8। तो ये जो 6 है ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसको हम लिख सकते हैं और N ट्रिपल बॉन्ड विथ वन मोर N और N2। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सिंपली। ओके, फिर अगर हम ऑर्बिटल बनाना चाहेंगे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, तो देख लो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ओके, एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ले लो, पॉजिटिवली चार्ज बीच में, न्यूक्लियस, फिर इधर 2, इधर 1 2 3 4 5, फिर एक और ले लो प्लस 1 2 1 2 3 4 5, ये दो नाइट्रोजन है 2,5 एंड 2,5। सो इट विल फॉर्म बीच में आपका पॉजिटिव चार्ज 2, ये बीच में पॉजिटिव चार्ज 1 2, ठीक है। तो इधर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8। ओके, तो ये हो गया आपका, इधर 6 तो रहेगा, इधर 7 8, इसका 7 8, तो दोनों सेटिस्फाई है। ओके, तो ये आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का डायग्राम, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट और ऑर्बिटल दोनों स्ट्रक्चर हो गया नाइट्रोजन का। नेक्स्ट हम आपके लिए मीथेन मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। देख लो मीथेन मॉलिक्यूल दैट इज़ योर CH4। ओके, मीथेन मॉलिक्यूल CH4। तो कार्बन का हमारा एटॉमिक नंबर क्या है 6 है, तो 2,4, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो 1, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ले लो, 4 लिखे हैं, आप ऐसे 4 लिख भी सकते हो या 4 आपको लेना है हाइड्रोजन, तो 4 दिखा भी सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली फिर लिख लेंगे C 1 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, इधर H इधर H इधर H इधर H और H C H इधर भी H, ठीक है। तो ये आपको हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब आपको ऑर्बिटल बना के दिखाता हूँ। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर अब ये सब क्लास 9 में क्यों बिल्कुल इजी है, इलेक्ट्रॉन डॉट और ऑर्बिटल दोनों क्यों इजी है, ठीक है। तो इधर 2 1 2 3 4 कार्बन हो गया, इसका क्या है 2,4, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का 4 हो, ओके। इधर प्लस 1 H हो गया, प्लस एक और H, आप ऊपर नीचे लिख सकते हो, पे प्लस H पे प्लस H। तो ये हो गया हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1। ओके, तो चार्ट हो गया। अब इसको कंबाइन करके आप लिखोगे, पहले तो कार्बन का ले लो, प्लस इधर 2 ठो, फिर इधर 1 प्लस 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 प्लस, तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये हो गया आपको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, देख लो
ठीक है। तो ये हो आपका सिंपली कोवेलेंट बॉन्ड में आपको ऐसे बनाना है, इसमें आपको एरो नहीं दिखाना है, ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन में आपको एरो दिखाना होता है, ठीक है। तो अब इसी के साथ ये ख़त्म। अब नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टीज़ देख, इसका 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप के जो बॉन्ड है कोवेलेंट के वो देख लेते हैं, नॉन पोलर एंड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स, ओके। ये आप पढ़े कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, जब दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। फिर इफ द 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स आर आइडेंटिकल, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द 2 एटम्स, देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द 2 nuclei is similar as in case of H2 or Cl2, hence the 2 bonded atoms do not carry either positive or negative charge. Such molecules are known as non-polar molecules, okay. Here molecules containing covalent bonds between unlike atoms and can also be non-polar if the bonds are distributed symmetrically, methane CH4 and carbon tetrachloride CCl4 examples this type, okay. तो जब 2 एटम्स सिमिलर टाइप के हो, मतलब दोनों एटम अगर एक ही कंपाउंड का हो, या जैसे हाइड्रोजन का हो या ऑक्सीजन का हो, तो वो क्या बनाएंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे, तो वो नॉन पोलर बॉन्ड बनाएंगे। और 2 ठो अनलाइक एटम ही बना सकते हैं जब उनका जो बॉन्ड बनेगा वो सिमेट्रिकली हो, जैसे कि CH4 और CCl4 का सिमेट्रिकली वो दिखेगा, तो वो भी नॉन पोलर बॉन्ड में आएगा, ठीक है। फिर इफ 2 बॉन्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड सच एज हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बट मूव्स मोर टुवर्ड्स वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। फॉर एग्जांपल in case of HCl, the strong nuclear charge of chlorine atom attracts the shared pair of electrons towards itself. The chlorine atom thus acquires slight negative charge and the hydrogen atoms acquire slight positive charge. Such a covalent bond in which one of the bonded atoms acquires slight positive charge and the other slight negative charge is called a polar covalent bond, and the molecule thus formed is called a polar covalent molecule, okay. फिर जब दोनों एटम डिसिमिलर हो और एक पॉजिटिव चार्ज हो, एक में स्लाइट पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करे, एक स्लाइट नेगेटिव चार्ज एक्वायर करे, फिर वो दोनों जो बॉन्ड बनाएंगे वो होगा हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। फिर द प्रोसेस बाय विच कोवेलेंट कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू आयंस इज कॉल्ड आयनाइजेशन, ओके। फिर जिस प्रोसेस के द्वारा हमारा कोवेलेंट कंपाउंड्स को आयंस में कन्वर्ट किया जाता है उसका हम वो प्रोसेस क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन बोलते हैं। उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया, तो एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा खुद से, ओके। नेक्स्ट you will see the differences of non-polar and polar covalent compounds. Differences, okay. Non-polar covalent bonds, they are formed when the shared pair of electrons is equally distributed between the 2 atoms, okay. So the shared pair will be equally distributed between both the atoms, okay. For polar covalent bonds, they are formed when the shared pair of electrons are unequally distributed between the 2 atoms, okay. So here the atoms will be unequally distributed, electrons will be unequally distributed between 2 atoms. फिर नॉन पोलर, the 2 atoms equally attract the shared pair and no charge separation takes place, okay. So here the यहाँ पे आपका चार्ज दोनों में इक्वली अट्रैक्ट है, दोनों एटम्स में। और पोलर में द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अट्रैक्ट्स द शेयर पेयर मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड दस एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्वायर्स द सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज बिकॉज द मॉलिक्यूल एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ओके। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्वायर करेगा हमारा नेगेटिव चार्ज, फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम हमारा एक्वायर करेगा पॉजिटिव चार्ज पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में। फिर नॉन पोलर कंपाउंड है जनरली मेड ऑफ सिमिलर एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैविंग सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ओके। फिर पोलर कंपाउंड्स आर मेड ऑफ डिसिमिलर एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, ओके। फिर नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, ओके। फिर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स लाइक HCl which can ionize in water are very good conductors of electricity, okay. फिर नॉन पोलर weak attractive force known as van der Waals force exists between the non-polar molecule. These forces arise due to an equilibrium between the attraction between the nuclei of one covalent molecule and electrons of the other molecule and the repulsion between electrons by adjacent atoms of covalent compound, okay. तो हमारा नॉन पोलर में weak van der Waals force एक्ट करता है, सो यहाँ पे हमारे जो एटम्स है वो लेस टाइटली बॉन्ड होते हैं। फिर पोलर में comparatively stronger force than van der Waals force exists between polar covalent molecules. This force arises due to electrostatic force of attraction between the positive pole of one polar molecule and negative pole of the other polar molecule. The electrostatic force of attraction between positively charged hydrogen atom of one molecule negatively charged and of another molecule is called hydrogen bond, okay. तो हमारा polar covalent bond में हमारा क्या होता है, थोड़ा नॉन पोलर से थोड़ा ज़्यादा टाइटली बॉन्ड होता है, हमारा van der Waals फोर्स ज़्यादा एक्ट करता है पोलर में, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल नेगेटिवली चार्ज एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल से हमारा क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। फिर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स व्हिच आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरी वीक अट्रैक्टिव फोर्स एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिट चार्ज आयंस इन आयनिक कंपाउंड्स, ओके। तो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड में कि मॉलिक्यूल्स लेस टाइटली हेल्ड होते हैं, ओके, बट आयनिक बॉन्ड में हमारा ज़्यादा टाइटली
हेल्ड होते हैं, ओके मॉलिक्यूल्स। फिर फिजिकल स्टेट कोवलेंट कंपाउंड जनरली एग्जिस्ट एज गैसेस, लो बॉइलिंग लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स। दिस इज बिकॉज ऑफ वीक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज सॉलिड्स एंड मॉलिक्यूलर वेट्स आर हायर, ओके। सो कोवलेंट कंपाउंड हमारा जनरली गैसेस के रूप में रहता है या तो सॉफ्ट सॉलिड्स के रूप में रहते हैं, क्योंकि इनका अट्रैक्टिव फोर्स वीक होता है, ठीक है। फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, कोवलेंट कंपाउंड्स यूजुअली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो कोवलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा लो रहता है, क्यों? ड्यू टू वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम। फिर कोवलेंट सॉलिड्स लाइक डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स आर ब्रोकन ड्यूरिंग मेल्टिंग। फिर पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन नॉन पोलर कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ओके। सो हियर डायमंड और ग्रेफाइट का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि उनके एटम्स बहुत ही टाइटली हेल्ड होते हैं एज कम्पेयर टू अदर कोवलेंट कंपाउंड्स, okay. Then polar covalent compounds have higher boiling point than non-polar compound because of their relatively stronger intermolecular force, okay. For density, most covalent compounds have density less than that of water because the molecules of covalent compounds are held together by weak van der Waals force. Thus there are large intermolecular spaces between the molecules, therefore the number of molecules per unit volume is less, consequently mass per unit volume is less of covalent compounds are low density, okay. So the covalent compounds का density हमारा क्या होता है? वाटर से भी लेस होता है, क्यों? क्योंकि उनमें उनका van der Waals force बहुत ही वीक होता है, बहुत ही लो होता है, ठीक है। फिर कंडक्टिविटी, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नॉट आयंस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट पोलर covalent compounds ionize in polar solvents and conduct electricity, okay. So generally non polar covalent compounds are weak conductors of heat and electricity because they do not contain free ions, but polar covalent compounds can conduct electricity when they are ionized in some polar solvents. For solubility, non-polar covalent compounds are usually insoluble in water, but they are soluble in organic solvents like benzene, carbon tetrachloride, etc. Okay, so non-polar covalent compound क्या होते हैं? वाटर में insoluble होते हैं, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो soluble होते हैं, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कोवलेंट कंपाउंड्स undergo molecular reaction in solution, that is in solution covalent compounds give reaction in which molecules as a whole undergoes a change. Covalent compounds are composed of molecules in which the atoms are held by strong chemical bond, therefore much time is needed to break the bond, hence covalent compounds react very slowly, okay. So covalent compound हमारा क्या करता है? बहुत ही स्लो रिएक्ट करता है, ठीक है, और वो सॉल्यूशन में जब रहता है तो वो उनमें रिएक्शंस भी होता है, ठीक है। ये आपके लिए ज़रूरत नहीं है। अब इलेक्ट्रोलिसिस आ जाओ। इलेक्ट्रोलिसिस का डेफिनेशन बस देख लो। इसके ऊपर एक अलग से चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर, तो वो जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, बट यहाँ पे आप खाली इसका डेफिनेशन एक बार देख लो। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन आयनिक और पोलर कोवलेंट कंपाउंड इन मॉल्टन स्टेट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, ओके। तो जब एक आयनिक या पोलर कोवलेंट कंपाउंड को उसको ब्रेक किया जाता है मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास करने बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, और फिर उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है, ठीक है। दैट द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन आयनिक और पोलर कोवलेंट कंपाउंड इन मॉल्टन स्टेट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस, ओके। सो ये पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसके ऊपर एक चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा, उस चैप्टर जब मैं स्टार्ट करूँगा तो आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आ जाओ, डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। सिंपली देख लो आप बस। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, these compounds are hard solids consisting of ions, okay. Covalent compounds, they are generally gases, liquids or soft solids, okay. For electrovalent compounds, they are non-volatile and have high melting and boiling points, but covalent compounds, they are volatile and have low melting and boiling points. For electrovalent compounds, these do not conduct electricity when in solid state, whereas they are good conductors in aqueous or in molten state. But then covalent compounds, these are non-conductors in solid, molten or aqueous state, okay, due to the absence of free ions. Then electrovalent compounds, these compounds are soluble in water but are insoluble in organic solvents. For covalent compounds, they are insoluble in water but are soluble in organic solvents. Then electrovalent compounds, the ions of electrovalent compounds become mobile when in solution, being acting as electrolytes, okay. For covalent compounds, these compounds are not ionized, some molecules being polar ionized in solutions and can act as electrolyte, okay. Then electrovalent compounds, ions can migrate under the influence of electric current passed through the aqueous solution of molten state, okay. For covalent compounds, the dissociation of molecules into ions does not occur. For speed, electrovalent compounds, the speed of chemical reaction is rapid. Covalent compounds, the speed of chemical reaction is slow. फिर लास्ट आपका लास्ट टॉपिक कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग और डेटिव बॉन्डिंग।
ओके, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन टू एटम्स by a when sorry a coordinate bond is a bond formed between two atoms by a pair of electrons provided entirely by one of the combining atoms. ओके, तो जब दो एटम कंबाइन करते हैं, ठीक है, और बॉन्ड बनाते हैं, तो उसको उसमें से एक एटम पूरा इलेक्ट्रॉन्स एक में दे देता है, तब जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। जब जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स a pair of electrons provided entirely by a single atom to the other atom to form a bond is known as a coordinate bond. फिर coordinate bond is also known as dative bond, ठीक है, तो coordinate bond को हम dative bond भी बोलते हैं। फिर the atom which supplies a shared pair is called a donor atom and the other atom or ion sharing donated electron pair is known as the acceptor. Coordinate bond is shown with the help of an arrow head pointing from donor towards acceptor. ओके, तो वो एटम जो शेयर पेयर को सप्लाई करता है उसको हम डोनर एटम बोलते हैं। फिर वो एटम जो वो एक्सेप्ट करता है उस डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स को, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर बोलते हैं। फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे दिखाया जाता है? एक एरो हेड के द्वारा, जो कि दिखाता है कि डोनर से एक्सेप्टर की तरफ वो इलेक्ट्रॉन गया है, ठीक है। फिर a pair of electrons which is not shared with any other atom but can be provided to another atom for coordinate bond formation is known as a lone pair. ओके, फिर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि शेयर नहीं किया गया इस एटम के साथ, बट दूसरे एटम को प्रोवाइड कर सकता है एक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम क्या बोलेंगे? लोन पेयर बोलेंगे, ठीक है। फिर कंडीशंस क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के? पहला कंडीशन, वन ऑफ द टू एटम्स मस्ट हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर टू, अनदर एटम शुड बी शॉर्ट ऑफ एटलीस्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो एक एटम में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और दूसरा एटम एटलीस्ट एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एन आयन एंड द एटम ऑफ ए पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल विद वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक और तरीके से, कि वो एक बॉन्ड है जो कि एक आयन और एक एटम के बीच में बना है, जिसमें एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। फिर अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड has characteristic of the covalent and ionic bond, therefore it is also called co-ionic bond. ओके, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड में कोवेलेंट और आयनिक दोनों टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, सो उसको हम को-आयनिक बॉन्ड्स भी बोलते हैं। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज को-आयनिक बॉन्ड। फिर एग्जांपल्स दिया गया है कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के, जैसे फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम आयन NH4+, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O+, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन OH-। ये तीनों का फॉर्मेशन मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं, ये सब आपका एग्जाम में आता है। ओके, तो दिखा देता हूँ पहले फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम आयन, दैट इज़ NH4+। पहले तो एमोनिया ले लो, NH3, ये NH3। ओके, तो ये आपको लोन पेयर प्लस आप एक हाइड्रोजन में ऐड कर दो, तो ये आपका बन जाएगा NH4+, दैट इज़ N, here H, here H, here H, and it is denoted by an arrowhead pointing towards this and a positive sign, so it is an ammonium ion. Then I will show you hydronium ion, that is our H3O+। हाइड्रोनियम आयन है हमारा H3O+। पहले वाटर का मॉलिक्यूल ले लो, O इधर H इधर H, फिर दो लोन पेयर प्लस एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करो। ओके, सिंपल ये वाला डायग्राम, बिल्कुल ये सब आप लर्न कर लो कि तो हो जाएगा, बिल्कुल इजी है। और ये आपका पॉजिटिव साइन डिनोट कर दो, इधर लोन पेयर। ओके, तो ये आपका हो गया हाइड्रोनियम आयन। फिर हाइड्रोक्सिल आयन, ये बनता है आपका OH-, दो ठो वाटर मॉलिक्यूल से बनेगा। ओके, तो ये एक हाइड्रोजन, फिर लोन पेयर, फिर एक हाइड्रोजन, फिर लोन पेयर प्लस बॉन्डेड लोन पेयर। तो ये आपको एक हाइड्रोक्सिल आयन गिव करेगा और आपका क्या गिव करेगा? हाइड्रोनियम आयन भी गिव करेगा। ये जब दो आपका वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा तो एक हाइड्रोक्सिल आयन और एक हाइड्रोनियम आयन ये गिव करेगा, ठीक है। देखो, ओके, तो ये अगर एमोनियम आयन, ये हो गया हाइड्रोनियम आयन, ये हो गया हाइड्रोक्सिल आयन। सिंपल है बिल्कुल, आप इसको लर्न कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो चलिए इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म। ओके, ये चैप्टर ख़त्म। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपका स्टार्ट करेंगे एसिड स्टडी ऑफ एसिड एंड बेसिस। ओके, तो ये चैप्टर बिल्कुल इजी है, आपका केमिकल बॉन्डिंग मार्क फेचिंग चैप्टर है। आप पढ़ो, अच्छे से समझो, लर्न कीजिए, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी ऑफ एसिड एंड बेस स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।